जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस के हो रहे एग्ज़ाम 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था। तो रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और इसकी शासन अवधि 1236 से 1240 ईस्वी तक थी, इसलिए इसका राइट आंसर 1240 होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी को नियंत्रित करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगा भाग उल्टी यानी या अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। मेडुला ओब्लांगा स्थित होता है और श्वसन, हृदय गति एवं निगलने जैसे विधियों के साथ उल्टी के केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा कीमोरेस्पटर प्रेरित करने की मुख्य भूमिका निभाता है। इसका मस्तिष्क के चौथे निलय के पास स्थित होता है। अन्य कार्य मेडुला ओब्लांगा का दोस्तों लार आने, छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाएं यानी घंटा का भाग होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन कहता है, इससे पहले देख लेते हैं कि सेरेब्रम का क्या कार्य है। कि सेरेब्रम का कार्य बुद्धिमत्ता और याददाश्त के लिए और सेरिबेलम का कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और शरीर के तापमान के लिए, प्यार, घृणा, इस सब के लिए हाइपोथैलेमस होता है। और इन दोनों को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, इनमें बहुत कंफ्यूज होती है सेरेब्रम और सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लुमेश ऋषि और बराबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। कि लुमेश ऋषि और बराबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले यानी गया के पास स्थित है। ये गुफाएं बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में कटी हुई है। इसका काल और निर्माण देखते हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से मौर्य काल के दौरान सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ ने इन्हें आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनवाया था। लुमेश ऋषि के बारे में जानते हैं कि यह बराबर गुफा समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा है। इसकी विशेषता इसका प्रवेश द्वार है जिसे लकड़ी की नक्काशी की तरह सजाया गया है। यह भारतीय रॉक कट वास्तुकला के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है। तो आप लोग ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। इनका महत्व के बारे में देख लेते हैं। महत्व है कि इन गुफाओं की आंतरिक दीवारें इतनी शानदार ढंग से पॉलिश की गई है कि वे आज भी दर्पण की तरह चमकती है, जो मौर्यकालीन कला का एक अद्भुत विशेषता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। आप लोग इसका आंसर दीजिए कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके स्थापना BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने 1930 ईस्वी में की थी। इसका लक्ष्य का दमित वर्गों को सशक्त बनाना, शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों की रक्षा करना। कुछ अलग फैक्ट देखते हैं दोस्तों कि ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का निर्माण 20 नवंबर 1998 को शुरू हुआ था, जब रूस ने पहला परमाणु मॉडल जार्या अंतरिक्ष में भेजा था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी 1998। आप लोग मिलान करते चलिएगा कि आप लोग ने कितने सही आंसर करके आए हैं, और जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो लोग भी पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे आप लोग का एक बेस मजबूत होगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के भूमध्य रेखा के सापेक्ष कितनी डिग्री पर झुका हुआ है। बताइए, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के भूमध्य रेखा के सापेक्ष कितनी डिग्री पर झुका हुआ है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कक्षीय झुकाव के बारे में जानते हैं कि कक्षीय झुकाव अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 51.6 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसकी दिशा देखते हैं कि अधिकांश उपग्रहों की तरह ISI भी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी के घूमने की दिशा के लाभ उठाने के लिए किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 51.6 डिग्री। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग अपना आंसर मिलाते चलिएगा। स्वतंत्र भारत के किस जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा कि स्वतंत्र भारत के किस जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1951 की जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसका मुख्य कारण उस समय राज्य में चल रही अशांत स्थिति और राज्य की अस्थिरता थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि 1991 जनगणना अतिरिक्त इसी तरह 1991 में जम्मू कश्मीर में उग्रवाद और अशांति कारण जनगणना आयोजित नहीं की जा सकती। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1951 और दूसरा 1991, लेकिन पहला पूछ रहा है तो 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि चौथी और छठी शताब्दी के दौरान भारत में किस साम्राज्य का उदय हुआ और प्रभुत्व रहा। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कि चौथी और छठी शताब्दी के दौरान भारत में किस साम्राज्य का उदय हुआ और प्रभुत्व रहा। आइए इसके बारे में देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कि चौथी और छठी शताब्दी के दौरान भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और प्रभुत्व रहा। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज या शास्त्रीय काल कहा जाता है। यह भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का गोल्डन एज कब कहा जाता है, तो गुप्त काल को। गुप्त साम्राज्य की स्थापना तीसरी शताब्दी के अंत लगभग 240 से 280 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों कि इसके संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। हालांकि इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम जो शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है, जिन्होंने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और जिन्हें महाराजा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट वंशज देखते हैं कि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। अगला फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों कि स्थापना काल तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध श्रीगुप्त ने 319 से 320 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल तक
इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस काल में कालिदास जैसे महान कवि और आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ हुए और मंदिर बनाने की नागर शैली का विकास भी इसी समय हुआ था। तो आप लोग ये सब फैक्ट भी याद करते चलेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के मितवाली में स्थित एक तरसो या एको तरसो महादेव मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश के मितवाली में स्थित एक तरसो या एको तरसो महादेव मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आइए इसकी व्याख्या के देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मितवाली के पास स्थित एक तरसो महादेव मंदिर को मुख्य रूप से 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह 11वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक और गोलाकार मंदिर है जो कच्छ पघात राजवंश के दौरान बनाया गया था और यह किसे समर्पित है? यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका वास्तुकला के बारे में जानते हैं। यह मंदिर भारतीय संसद भवन के समान गोलाकार शैली में बना है जिसके अंदर 64 कोठरियां चैम्बर है जो योगिनियों को समर्पित है, इसीलिए इसका अन्य नाम 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। इसकी मान्यता देख लेते हैं कि इसे तंत्र विद्या के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, 64 योगिनी मंदिर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लिए समान रूप से पवित्र मानी जाती है और तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्म के लिए समान रूप से पवित्र मानी जाती है और तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? आइए इसका व्याख्या देखते हैं। रिवारसर झील हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 1360 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी विशेषता देखते हैं कि यह झील अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि इन तैरते हुए नरकुलों में गुरु पद्मसंभव की आत्मा वास करती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा रिवारसर झील। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लद्दाख का प्रसिद्ध यरुकव्यागत उत्सव मुख्य रूप से किस बौद्ध मठ में मनाया जाता है? आप लोग इसका आंसर दीजिए कि लद्दाख का प्रसिद्ध यरुकव्यागत उत्सव मुख्य रूप से किस बौद्ध मठ में मनाया जाता है? आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि यरुकव्यागत उत्सव लद्दाख के यरु मठ में मनाया जाता है। यह 2 दिवसीय वार्षिक त्यौहार है। यह आमतौर पर तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार दूसरे महीने जुलाई के आसपास में आयोजित होता है। इसका मुख्य आकर्षण चम नृत्य है जहां भिक्षु रंगीन मुखौटे पहनकर पवित्र नृत्य करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लामयूर मठ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि नवरात्रि उत्सव को किस क्षेत्र या राज्य में मुख्य रूप से नवराता के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि नवरात्रि उत्सव को किस क्षेत्र या राज्य में नवराता के रूप में जाना जाता है? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रीय नाम कहाँ कहाँ है? उत्तर भारत विशेष रूप से बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र नवरात्रि का स्थानीय बोली में नवराता कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं
कि भारत में संरचनात्मक समायोजन नीति किस पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से ठीक पहले लागू की गई थी? बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत में संरचनात्मक समायोजन नीति या आर्थिक सुधार 1991 के मध्य में 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 और 97 के शुरू होने के ठीक पहले लागू की गई थी। तीव्र आर्थिक संकट के कारण 1990, 91 और 91-92 में कोई योजना नहीं बनी और वार्षिक योजनाएं चलाई गई, जिसके बाद 1992 में यह सुधार नीति लागू किया गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उस समय पीएम कौन थे और चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री कौन थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पूर्ण विकेंद्रीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? आप लोग इसका आंसर दीजिए कि पूर्ण विकेंद्रीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। आइए एनालिसिस देखते हैं। इसके अवधारणा के बारे में, विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता, जिम्मेदारियों और संसाधनों को केंद्र से हटाकर स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं को सौंपना। निर्णय लेने की स्वतंत्रता देखते हैं कि पूर्ण विकेंद्रीकरण की स्थिति में समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों के पास अपने विकास और स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है और यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार है। भारत में उदाहरण के तौर पे 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज और नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा देकर विकेंद्रीकरण को मजबूत किया गया। आप लोग एक फैक्ट याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम को संविधान में शामिल किया गया। इसमें प्रशासन में पारदर्शिता आती है और स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान होता है और आम जनता की शासन की भागीदारी बढ़ती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, शक्तियों और निर्णय लेने की क्षमता और निचले स्तरों तक वितरण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि रेडियो प्रसारण वायुमंडल के किस परत में संभव होता है? इसका व्याख्या देखते हैं कि रेडियो प्रसारण मुख्य रूप से वायुमंडल का आयनमंडल परत में संभव होता है। यह परत तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर के अंतर्गत लगभग 50 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर पृथ्वी पर वापस भेजती है, जिससे लंबी दूरी का संचार संभव हो पाता है। अन्य फैक्ट देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल, आप लोग इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार इंग्लिश में ही नाम दे देता है। क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं कि यह मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल, बारिश, धूप, छांव, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अगला देखते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन परत यहाँ पाई जाती है और जेट विमान यहीं उड़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समताप मंडल याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयनमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरोजिनी नायडू द्वारा वर्ष 1905 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह पुस्तक का नाम क्या था? बताइए आप लोग दोस्तों कि सरोजिनी नायडू द्वारा 1905 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह पुस्तक का नाम क्या था? व्याख्या इसका देखते हैं कि सरोजिनी नायडू द्वारा 1905 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह पुस्तक नाम द गोल्डन थ्रेशहोल्ड था। यह पुस्तक लंदन में प्रकाशित हुई थी, जिस उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई कविताएं संकलित थी। इस संग्रह में मुख्य रूप से प्रेम, प्रकृति और भारतीय संस्कृति से प्रेरित रचनाएं थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध रूल औद्योगिक क्षेत्र प्लांट किस देश में स्थित है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि रूल किस देश में अवस्थित है?
देखिए इसका व्याख्या देखते हैं कि यूरोप का औद्योगिक हृदय इंडस्ट्रियल हार्ट ऑफ यूरोप रूल क्षेत्र पश्चिमी जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और वहाँ का लोकेशन पूछे तो पश्चिमी जर्मनी में। यह यूरोप के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा जर्मनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा घोषित एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? बताइए कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा घोषित एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एनविजन मिशन शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। 2030 के दशक में लॉन्च होने वाले इस ऑर्बिटर के उद्देश्य शुक्र के आंतरिक कोर से लेकर ऊपरी वायुमंडल तक अध्ययन करना है, ताकि इसके विकास, जलवायु और भूगर्भीय गतिविधियों को समझा जाए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहते हैं? नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास और ग्रंथों के संदर्भ में हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए व्याख्या देखते हैं कि भारतीय इतिहास और ग्रंथों में हिरण्यगर्भ का अर्थ स्वर्ण गर्भ या ब्रह्मांडीय गर्भ है, जो सृष्टि की उत्पत्ति आदि स्रोत ब्रह्मा या विष्णु का प्रतीक है। ऋग्वेद में इसे हिरण्यगर्भ सूक्त के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्रजापति या ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ताओं को देवताओं के देवता के रूप में स्थापित करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए आप लोग। राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग जैसे राजाओं ने, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मणों की मदद से हिरण्यगर्भ नामक एक विशेष यज्ञ भी कराया था। इसलिए इसका राइट आंसर ब्रह्मांडीय गर्भ होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा कि ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठुमरी एक सुंदर और कलात्मक प्रदर्शन है, जिसमें कलाकार को कौशल की आवश्यकता होती है। ठुमरी का संबंध केवल कर्नाटक नाट्य संगीत से है। ठुमरी में केवल तीव्र लय के प्रयोग किया जाता है। ठुमरी के कथक नृत्य से कोई संबंध नहीं है। आइए इसके बारे में जानते हैं। परिचय देखते हैं कि ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक अर्ध शास्त्रीय शैली है। यह अपनी सुंदरता, भावुकता और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। कथक का संबंध है। ठुमरी और कथक नृत्य का गहरा संबंध है। कथक नर्तक ठुमरी के बोलों पर भाव बताना प्रदर्शित करते हैं, जो इस एक दृश्य कलात्मक प्रदर्शन बनाता है। प्रमुख घराने इसका देखते हैं कि बनारस और लखनऊ घराने ठुमरी का प्रमुख केंद्र। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। इसे ब्रज भाषा में गाया जाता है। और गिरजा देवी को ठुमरी के रानी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बेगम अख्तर और बड़े गुलाम अली खान ने इस शैली को जीवित रखा है। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें पूछा है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसलिए राइट आंसर इसका तीव्र लय, आंसर सी होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विवरण के लिए सही शब्द चुनें। वह व्यक्ति जो सुंदर हस्तलेखन लिखावट की कला में कुशल हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी राइट आंसर सुलेख कैलीग्राफर होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए कुछ फैक्ट है। लेजिकोग्राफर को
कोशकार वह व्यक्ति जो शब्द कोश बनाने या लिखने का काम करते हैं उसे कोशकार कहते हैं। वह व्यक्ति जो नक्शे या मानचित्र बनाने का कार्य करते हैं उसे मानचित्रकार कहते हैं। इंग्लिश में कार्टोपोग्राफर। इंग्लिश याद रखिएगा आप लोग। वह व्यक्ति जो नृत्य की मुद्राएं और स्टेप की बताता है वह नृत्य निर्देशक कैरियोग्राफर कहते हैं उसे। आप लोग फिल्म में बहुत सुने होंगे कैरियोग्राफर, तो ये उसी से संबंधित है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित विवरण में सही शब्द चुने। वह व्यक्ति जिसका व्यवहार या आदतें असमान या अजीब या सनकी हो। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विलक्षण या सनकी। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित दोस्तों। परोपकारी वह व्यक्ति जो दूसरे के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसे परोपकारी कहते हैं। इंग्लिश में अल्थुरुइस्ट कहते हैं। वह व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचे और खुद को सबसे ऊपर रखे उसे अहमवादी कहते हैं। इंग्लिश में इगोइस्ट कहते हैं। वह व्यक्ति जो हर परिस्थिति के सकारात्मक पक्ष को देखता है यानी आशावादी उसे कहते हैं और इंग्लिश में ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। हो सकता है कि अगला शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बीनेवोलेंट अंटो यानी परोपकारी का आप लोग बताना है। हिमाचल प्रदेश में किस नदी के तट पर मुख्य रूप से बैसाखी का त्यौहार पवित्र स्नान के साथ मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका व्याख्या कि हिमाचल प्रदेश में बैसाखी स्थानीय स्तर पर बसोआ या बिसोआ भी कहा जाता है कि त्यौहार में मुख्य रूप से ब्यास नदी के तट पर पवित्र स्नान किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्यास नदी होगा। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं। और इसी तरह के पल पल अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।